हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू साई टीच क्लासेस। तो आज फ्रेंड्स हम भाषा अधिगम और भाषा अर्जन पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और सीटेट की जो सीडीपी का पोर्शन है फ्रेंड ये, और आपको हिंदी लैंग्वेज में भी ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा फ्रेंड, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज में भी यानी कि भाषा में भी अधिगम और अर्जन से क्वेश्चंस आते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपके भाषा अधिगम और अर्जन से क्वेश्चन आते हैं। फर्क इतना है कि खाली वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज में आपको इंग्लिश में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा और इंग्लिश में लिखा रहेगा फ्रेंड्स। और हिंदी जो लैंग्वेज में जो पेडागोजी आएगी फ्रेंड्स, वो भाषा अधिगम और अर्जन से उसमें भी क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, भर भर के क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स। तो आपको फ्रेंड्स मेरा यही कराने का मोटिव है कि आपका सीटेट इस बार अच्छे नंबरों से स्कोर हो और क्वालिफाइंग हो आप सब। मेरी बेस्ट विशेस है आप सबके लिए कि आपका जो 2023 अगस्त में 20 अगस्त को जो पेपर होने वाला है, वो आप लोग अच्छे नंबरों से पास आउट हों और हमसे जुड़ें आप, ताकि हम लोग आपको इन जो भी बचे हुए समय में 15 दिन जो भी बचे हैं पेपर होने से पहले पहले, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा सकूं। तो फ्रेंड चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास समय भी बहुत कम है, और मैं एक के बाद एक अपनी सीरीज कोशिश कर रहा हूँ आपको लाने की, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा सकूँ। और हाँ फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन सीरीज को आप यहाँ पर आप जब यूट्यूब में ये जब आप खोलेंगे ये वीडियो को, तो यूट्यूब पे आप देखेंगे साइड में यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड आपको सेटिंग के इस तरह ऑप्शंस मिलेगा। आप उस पर जब क्लिक करोगे तो ये जो वीडियो को आप फास्ट मोड में भी करके सुन सकते हो, ताकि आपका समय कम लगे और आप जल्द से जल्द इस वीडियो को सुन के उस चीज को बार बार आप सुन लिसनिंग कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं यहाँ पर तो अभी नॉर्मल स्पीड में बोल रहा हूँ, ताकि मुझे नॉर्मल ही लेके चलना है और आपको समझाते हुए चलना है। लेकिन आप उस वीडियो को आप वहाँ पर सेटिंग में इस तरह की सेटिंग बना रहेगा फ्रेंड्स। आप उस सेटिंग को क्लिक करने के बाद उसको वहाँ पर आप फास्ट मोड में करके या नॉर्मल मोड में भी आप सुन सकते हो, लेकिन ये आप डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप जल्द से जल्द वीडियो को, ताकि क्योंकि पास हम लोग के पास समय कम है, तो अननेसेसरी बात जो मैं अभी ये जैसे कि मान लीजिए ये हो रहा है कि अब मुझे आपको बताना भी है कि तरीका कैसे क्या करना है, तो इसलिए थोड़ा सा बताना भी पड़ जाता है क्लास में आप सबको। तो इसलिए आप वहाँ पर फास्ट मोड करके सारी वीडियो को सुनिए, जल्द से जल्द उसको कवर करिए। फास्ट मोड में कर करके सुन सुन के आप उसको जितनी बार सुनेंगे उतना ही आपको याद होगा। याद होने के साथ साथ आपका वहाँ पर कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन से। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हम भाषा अधिगम और भाषा अर्जन पर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सीटेट के पेपर में, चाहे 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, तो वो आपको सब यहाँ पर कवर होगा फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में, इसमें अब ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स। बच्चों को मातृभाषा प्रयोग वर्जित होना चाहिए, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। जैसे कि बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में हमें बच्चों को क्या करना है, मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, ऐसा नहीं, हमें करना ही नहीं है, उनको रोकना ही नहीं है, रोकना टोकना तो कुछ करना ही नहीं है बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में। तो बल्कि और अच्छा है कि हमारी क्लास मतलब कि बहुभाषिक होगी और बहुसांस्कृतिक होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि प्रयोग वर्जित होना चाहिए, ऐसा नहीं है, प्रयोग वर्जित नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा ऑप्शंस गलत हो गया। फिर है बी ऑप्शंस, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शंस हमारा अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारे पास दो ऑप्शंस और हैं, उनको भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। मैंने पहले भी आपको बताया कि क्वेश्चंस के ऑप्शंस को आप चारों को रीड करना है, चारों को रीड करने के बाद फिर उन चारों में से जो सबसे सटीक और सबसे अच्छा ऑप्शन हो उसी को ही टिक करना है आपको, उस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ताकि आप इस जो 15 दिन बचे हैं इसमें आप, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि आप जब क्वेश्चन से फ्रेंडली हो जाएंगे तो क्वेश्चंस को आप समझेंगे, समझ के तब उस पर आंसर करेंगे, और आप
इस 15 दिन में जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। अब देखते हैं फ्रेंड्स सी ऑप्शंस क्या कह रहा है। बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर केवल यानी फोकस कर दिया ना, जोर दे दिया, यानी केवल इसी भाषा, ऐसे केवल इसको करो उसको करो, इस तरह के वर्ड निगेटिव वर्ड होते हैं फ्रेंड्स, और मैंने डू और डोंट में भी आपको कराए हैं। तो इस तरह के वर्ड पे हमें फोकस नहीं करना और इस तरह के ऑप्शंस गलत माने जाते हैं पेडागोजी में। ठीक है फ्रेंड्स, बच्चों को हमको खाली ओनली वन, एक चीज पे ही नहीं फोकस कराना है। तो यहाँ बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही, यहाँ पर देखिए एक और नेगेटिव वर्ड, के लिए ही, यानी कि प्रेशर दे रहा है, पुरस्कृत करना चाहिए, ऐसा नहीं करना है हमें। बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव, देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो ही है, पहले का ही पे बहुत वो भी था, इसको निगेटिव ही माना गया था। लेकिन फ्रेंड्स अभी जो न्यू ट्रेंड्स में इस पे मैं आपको अलग से बताऊंगा कि ही को भी अब पॉजिटिव में किस श्रेणी में रखने लगा है सीटेट। लेकिन अभी यहाँ पर आप देखिए जो क्वेश्चन से रिलेटेड आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस पे प्रेशर दे के बोला जा रहा है, किस पे प्रेशर दे के नहीं बोला जाता है। वहां पर ही लगा होने पर भी उसको पॉजिटिव मान लिया जाता है। तो वो क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा फ्रेंड्स। तो बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं है फ्रेंड कि सदैव मातृभाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सबसे अच्छा है फ्रेंड्स कि बच्चों को मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से ही परिचय कराना चाहिए। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। ऐसी कक्षाएं जहां अनेक भाषाओं एवं अनेक संस्कृतियों के विषय में जानकारी दी जाती है या जाती हो, वहां सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान देते हुए, कि उस भाषा को हमको एक्सेप्ट करना है। अगर बच्चा जिस भी कल्चर से, जिस भी बहुभाषिक क्षेत्र से आ रहा है, तो उसके उसके भाषा को हमें सम्मान देना है। एक टीचर को उसको सम्मानित कर, मतलब कि उस भाषा को अडॉप्ट, मतलब सम्मान देना है फ्रेंड्स। ये मैंने आपको अपनी पेडागोजी के डू और डोंट में भी बताया है कि हमें बच्चों को की भाषा को सम्मानित करना है, मतलब समुचित सम्मान देते हुए मानक भाषा से परिचय कराना है। ठीक है फ्रेंड। संस्कृत की दूसरी मंजिल है, इसका देखिए फ्रेंड, ये हरियाणा टेट फर्स्ट पेपर में 1 to 5 फरवरी 2014 में आ चुका है फ्रेंड्स। तो इसका देख लीजिए फ्रेंड्स, संस्कृति की दूसरी मंजिल है चिरंतन मूल्यों का संरक्षण। फिर बी ऑप्शन है संगीत कला आदि का संरक्षण। फिर सी ऑप्शन है परंपरा और रूढ़ी का आश्रय स्थल। तो डी ऑप्शन उपरोक्त सभी फ्रेंड्स, हमारा ये फ्रेंड उपरोक्त सभी होगा। अब आइए इसका व्याख्या भी देख लेते हैं फ्रेंड्स की चिरंतन मूल्यों का परंपरा और रूढ़ी का आश्रय स्थल तथा संगीत कला आदि का संरक्षण संस्कृति की दूसरी मंजिल है। ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड ग्रह सेवन कौन क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ग्रह कार्य का मुख्य उद्देश्य है, तो ये राजस्थान में पूछ चुका है फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस कि ग्रह कार्य का मुख्य उद्देश्य है फ्रेंड्स कि छात्रों को घर पर व्यस्त रखना, फिर पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, फिर सुलेखी योग्यता का विकास करना, फिर संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन से जो फ्रेंड्स ये सबसे सही है कि हमें अवसर देना है, बच्चों को अवसर ही तो देना है हमें, हमें उनको अवसर देना है। जितना अवसर देंगे उतना वो सीखेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, ये हमारा ऑप्शन सबसे अच्छा है। विद्यालय द्वारा बच्चों को गृह कार्य देने का मुख्य उद्देश्य विद्यालय में शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठों को दोहराने के लिए अवसर देना है। गृह कार्य द्वारा विद्यार्थी पढ़ाए गए संबंधित पाठ को दोबारा पढ़ते हैं तथा कंठस्थ करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मतलब कि कंठस्थ का वो सेंस, मतलब कि समझाने की वजह से ये लिख दिया है, लेकिन हमें ना बच्चों को रोट मेमोराइज कराना है, ना कंठस्थ कराना है, ये सब पे फोकस नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स। उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? तो प्रारंभिक कक्षा में या माध्यमिक कक्षा में या उच्च माध्यमिक कक्षा में या उच्च कक्षाओं में? तो हमें प्रारंभिक कक्षा में उच्चारण सुधार
करने का कार्य करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए राजस्थान टेट में पूछ चुका है फ्रेंड्स। विद्यार्थियों का उच्चारण सुधारण का कार्य प्रारंभिक कक्षाओं में ही करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में उच्चारण संबंधी बहुत विसंगतियां पाई जाती हैं, क्योंकि बच्चे नए नए शब्द सीखते हैं। उसी स्तर पर उनकी उच्चारण संबंधी समस्याओं का जो पर कार्य है करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को बोलना पढ़ने की आदत डालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो भाषा के व्याकरणिक नियम, देखिए फ्रेंड, व्याकरणिक नियम, नियम आ गया ना फ्रेंड। नियम उम पे तो हमें फोकस करना नहीं है, रूल्स पे तो हमें फोकस बिल्कुल नहीं कराना है बच्चों को, क्योंकि छोटे बच्चे हैं फ्रेंड्स, इनको हम ये नहीं करा सकते। ठीक है। फिर बी ऑप्शन है पाठ पर आधारित प्रश्नों। फिर सी ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक। फिर डी ऑप्शन है समृद्ध भाषिक वातावरण। तो हमें क्या करना है, समृद्ध भाषिक वातावरण देना है बच्चों को। फिर देख लेते हैं इसका व्याख्या, भाषा सीखने के लिए समृद्ध भाषिक वातावरण की अपनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इसमें अभिव्यक्ति के अनेकों अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं जो अभ्यास के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब देख लीजिए फ्रेंड्स कि ये देख लीजिए, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए या मानना है, इसका मानना है बालक की प्रारंभिक जो शिक्षा है उसको मातृभाषा में दी जानी चाहिए, या मानना किसका है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स कि मोंटेसरी का मानना है, कि महात्मा गांधी का मानना है, कि फोरवेल का मानना है, कि पैट्रिक का मानना है। तो हमारा ऑप्शंस जो होगा महात्मा गांधी का है। मानना है कि हमें बालक को प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में देना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, यूपी टेट के फर्स्ट पेपर में, यानी कि यूपी टेट जो 1 to 5 पेपर है फ्रेंड्स, उसमें दिसंबर 2016 में जो यूपी टेट हुआ था उसमें पूछा गया था ये प्रश्न। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। यह विचार महात्मा गांधी से संबंधित है। उन्होंने मातृभाषा पर विशेष जोर दिया था, चूंकि बच्चा एक निश्चित परिवेश में पलता बढ़ता है, अतः उसे मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा अपरिहार्य है। ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है। ये देखिए फ्रेंड्स, सीटेट के 1 to 5 पेपर में 1 जुलाई 2013 में पूछा गया था। तो ये ऑप्शंस होगा, भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा व्याकरण, भाषा का व्याकरण सिखाना। तो ये हमें कुछ करना ही नहीं है फ्रेंड्स, भाषा का व्याकरण हमें सीख पे जोर देना ही नहीं है। उच्चारित साहित्य, जो उच्चारित साहित्य है उसको पढ़ाना। फिर डी ऑप्शन है भाषा का प्रयोग सिखाना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सबसे अच्छा है फ्रेंड, कि भाषा का प्रयोग सिखाना है हमें बच्चों को। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का आशय है कि भाषा के प्रयोग को सिखाना है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें बच्चों को। अब आइए फ्रेंड्स 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम है अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, या हिंदी होना चाहिए। तो हमें क्या होना चाहिए, प्रारंभिक स्तर पर बच्चों की जो शिक्षा का माध्यम है वो बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। प्राथमिक स्तर पर, अब इसका व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, चूंकि समाज एवं परिवार के बीच वह वही भाषा सीखता है जो वहाँ बोली जाती है। सामान्यतः मातृभाषा में बच्चे अपने विचार व्यक्त एवं ग्रहण कर सकते हैं, अतएव मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देना अपरिहार्य होता है। बच्चे प्रारंभ से ही द्विभाषिक होते हैं, या बहुभाषिक होते हैं, या भाषा में कमजोर होते हैं, या एक भाषिक होते हैं। यह प्रश्न पूछा है फ्रेंड 2014 में सीटेट में। तो बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। तो बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। उनका यह कौशल अप्रस्फुट रूप में विद्यमान रहता है। उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराकर उनके इस कौशल का विकास किया जा सकता है। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है 2014 का सीटेट में। तो आइए देख लेते हैं इसका ऑप्शंस फ्रेंड्स, कि हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, या उपदेशात्मक पाठ शामिल हो। बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। सी ऑप्शन है कहानियां अधिक से अधिक शामिल हो, या प्रसिद्ध लेखकों की रचना शामिल हो।
तो ए ऑप्शन हमारा सबसे अच्छा है फ्रेंड्स कि हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप के सम्मिलन पर विशेष ध्यान देंगे, हमें देना है, ठीक है। हम देंगे विशेष ध्यान, हम देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए थ्योरी से, जो थ्योरी के जो चॉम्स्की हैं उससे पूछ लिया है क्वेश्चंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह आपके क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस होंगे। तो फ्रेंड्स आपका अगर मान लीजिए इससे रिलेटेड वहाँ पर क्वेश्चंस अगर मिल गया तो आप तुरंत इजिली वहाँ पर आप क्लिक करके एक नंबर पा सकते हो। अब देखिए मैंने थ्योरी कराई है फ्रेंड्स। अगर जिन लोगों ने थ्योरी नहीं की है तो मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक में और टू द पॉइंट थ्योरी कराई है। आप जरूर सी टेट की प्लेलिस्ट में जाइए और थ्योरी का जितना पोर्शन मैंने कराया है सब आप एक बार उसको सुन लीजिए फ्रेंड्स। आप सुन के आप अपना उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और चॉम्स्की ने क्या बताया है अपनी थ्योरी में, इवान पावलोव ने क्या बताया है, और मतलब कि जितनी भी थ्योरी है फ्रेंड्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सी टेट के लिए बेस से, वो मैंने सारी थ्योरी कराई है। आप जाके उसको सुन लीजिए प्लीज। आप जाके सी टेट की प्लेलिस्ट खोलिएगा और वहां पर थ्योरी आप वो वन बाय वन करके सुन लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो भाषा बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, ऐसा नहीं है फ्रेंड। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं, ये भी नहीं है सर फ्रेंड। बच्चों को व्याकरण सीखना ज़रूरी है। व्याकरण पे हमें, रूल्स पे हमें, इस सब पे जोर देना ही नहीं है बच्चों को हमें, ठीक है फ्रेंड्स। फिर बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो ये चॉम्स्की ने बोला है कि बच्चों में जो लैंग्वेज जो होती है फ्रेंड्स वो जन्मजात सीख सीखने की जो क्षमता होती है उसके अंदर, यानी ने लैड को भी बताया है ना फ्रेंड चॉम्स्की ने कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है फ्रेंड। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यह विचार चॉम्स्की से संबंधित है। बच्चों में एक नैसर्गिक क्षमता होती है जिसके अनुसार उनमें भाषा सीखने की स्वतः ग्रहता आ जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं 16वां क्वेश्चंस की क्या कह रहा है कि भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स मैंने आपको जो जो ये विधि वाला क्वेश्चन है, यानी जो मेथड वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी मैंने आपको कराया है फ्रेंड्स। देखिए हूबहू जो जो मैंने कराया है फ्रेंड्स उससे क्वेश्चंस पुटअप किया हुआ है सीटेट में। तो आप जरूर से जरूर जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए और सारा एक तरफ से आप उसको सब देख डालिए। आपका तुरंत कवर हो जाएगा इस 15 दिन में और आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब देख लेते हैं कौन सी जो विधि है कि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाना दूसरी भाषा को हम सीखने में सहायक होती है। तो कौन सी विधि होती है फ्रेंड? अनुवाद विधि या द्विभाषिक विधि या अप्रत्यक्ष विधि या प्रत्यक्ष विधि। तो फ्रेंड्स जो डायरेक्ट मेथड होता है फ्रेंड्स उसमें इस तरह का होता है कि भाषा सीखने में कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना, यानी उसको मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। तो प्रत्यक्ष विधि में होता है इस तरह। आइए इसका डिस्क्रिप्शन भी में व्याख्या भी देख लेते हैं फ्रेंड्स कि भाषा सीखने की प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सीखने में सहायक होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात क्या है? तो आंशिक रूप से होता है फ्रेंड्स, कि पूर्ण रूप से होता है फ्रेंड्स, कि नहीं होता है फ्रेंड्स, या होता है फ्रेंड्स। तो ये होता है आंशिक रूप से होता है। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात जो होता है फ्रेंड्स वो होता है आंशिक रूप से होता है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात आंशिक रूप से होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब 18वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता। किससे बाहर नहीं हो सकता? भाषा का जो अस्तित्व एवं विकास है वो किसके बाहर नहीं हो सकता? तो परिवार के बाहर नहीं हो सकता, ये साहित्य के बाहर नहीं हो सकता, ये समाज के बाहर नहीं हो सकता, या विद्यालय के बाहर नहीं। तो सी ऑप्शन हमारा सबसे सही है कि समाज के बाहर नहीं हो सकता है। भाषा का जो अस्तित्व एवं विकास है वो समाज के बाहर नहीं हो सकता।
तो भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। किसी भी भाषा का विकास एवं पोषण समाज में ही होता है। भाषा एक संचित कौशल है जिसका संचय समाज से ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड की भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग होते हैं। एक होते हैं या दो होते हैं या तीन होते हैं या चार होते हैं। तो फ्रेंड दो होते हैं। ठीक है। अब इसका व्याख्या भी देख लीजिए। भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के दो प्रमुख अंग होते हैं। तो कौन कौन से दो प्रमुख अंग होते हैं भाषा के अपेक्षित? तो लिखित होता है और मौखिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमें ये चार ऑप्शंस जो दिए हैं नीचे, इनमें से हमें इन कथनों में से क्या ढूंढना है? असत्य कथन को ढूंढना है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए ऑप्शंस भी देख लेते हैं। और ये देखिए 2011 में सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ए ऑप्शंस क्या है? बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। बी ऑप्शंस क्या है? बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। फिर देख लेते हैं फ्रेंड की भाषा की जो बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। और फिर डी ऑप्शन है फ्रेंड्स की सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो ऑप्शंस पढ़ा है कि बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिवर्तन कर लेंगे। तो ये सही है फ्रेंड्स। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। तो ये भी सही है फ्रेंड्स हमारा। तो जो बच्चों की जो भाषा संकल्पनाओं और विद्यालयों में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक है, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। तो यही हमारा सत्य कथन है फ्रेंड्स, सी ऑप्शंस। अब आइए इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं फ्रेंड्स की प्राथमिक स्तर पर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड 21 क्वेश्चंस हमारा क्या कह रहा है। और सीटेट में ये 2011 में पूछ चुका है फ्रेंड्स। लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा यानी जिसे हम टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं, मतलब जिसे हम टेलीग्राफिक स्पीच भी कहते हैं, का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तार वाली भाषा का अर्थ है तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग। फिर डी ऑप्शन है अंग्रेजी शब्दों का उपयोग। फिर सी ऑप्शन है संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करना। फिर डी ऑप्शन है मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि दो शब्दों वाली अभिव्यक्ति। तो फ्रेंड्स यही हमारा आंसर सबसे अच्छा है। कि आइए इसको देख भी लेते हैं व्याख्या सहित भी कि लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा जिसे हम टेलीग्राफिक स्पीच का भी कहते हैं का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा। ठीक है फ्रेंड्स। जो तार वाली भाषा का अर्थ होता है फ्रेंड्स वो मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि दो शब्दों वाली अभिव्यक्ति होती है फ्रेंड्स। इस आयु वर्ग के बच्चे प्रायः वाक्य संरचना में निपुण नहीं होते हैं। इसके बदले वे मात्र मुख्य शब्दों का आकारगत उच्चारण कर मंतव्य व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। आइए आइए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं 22वां क्वेश्चन। देखिए ये 2012 में पूछ चुका है फ्रेंड्स। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो ए ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड कि भाषा के नियम सीखे जाते हैं। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। भाषा के नियम पे हमें फोकस ही नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चा इतना छोटा है कि वो नियम्स रूल्स को कर ही नहीं सकता। तो भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर क्या पूछा है? कथन उचित, कौन सा कथन उचित नहीं है? तो हमें सब जो कथन उचित नहीं है उसी को ही टिक करना है।
तो एक ऑप्शन हमने पढ़ लिया फ्रेंड्स, अब दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं कि परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। सी ऑप्शन है भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल सही बात है। भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश यानी हम बच्चे को एनवायरनमेंट देंगे तभी वो लैंग्वेज को क्या करेगा, एक्वायर करेगा। तो ये महत्वपूर्ण है। फिर इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी सही है। आप देख लेते हैं एक बार बी ऑप्शन फिर से फ्रेंड की परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। तो जो ए ऑप्शन है फ्रेंड्स, वो सबसे कथन उचित नहीं है फ्रेंड्स कि भाषा के नियम सीखे जाते हैं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। भाषा जन्मजात बच्चा बच्चा सीख जाता है, ये किसने कहा है कि चॉम्स्की ने कहा है। भाषा के नियम सीखे जाते हैं, भाषा अर्जन के संदर्भ में यह कथन उचित नहीं है कि भाषा का विकास चतुर्दिक होता है, ना किसी नियम के तहत होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए फ्रेंड्स 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं जो 2012 में पूछ चुका है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है। तो यहाँ पर क्या है, भाषा नहीं सीखी जाती है किस स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर। तो जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना। बी ऑप्शन हो गया भाषा का व्याकरण सीखना। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ फिर व्याकरण सीखना पे आ गया, तो हमें व्याकरण पे बल नहीं देना है, रूल्स पे रेगुलेशन पे बल नहीं देना है बच्चों के पर के लिए को हमको ये सब नहीं कराना है, और ना इस पे फोकस करना है, ना इसको इस पे बल देना है। ठीक है कि हमको बच्चों को ये कराना है। फिर सी ऑप्शंस देख लेते हैं, मन की बात कहना सुनना। तो ये ऑप्शंस ठीक लग रहा है फ्रेंड्स। अपनी अनेक जरूरतों को पूरा करना। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है कि जो नहीं सीखी जाती है वो देखना है भाषा में। ठीक है फ्रेंड्स। तो भाषा का व्याकरण सीखना ये ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि आप भाषा के जब देखिए फ्रेंड्स जो छोटा बच्चा होता है, क्या आपने उसको व्याकरण का नियम सिखा के तब वो बोलना सीखा है? ऐसा नहीं है ना फ्रेंड्स, वो अपना आप ही एक्वायर करके लैंग्वेज को सीख जाता है फ्रेंड्स। उसमें उसको व्याकरण का नियम सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर यही सबसे गलत आंसर है। तो भाषा का व्याकरण सीखने के उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं जो 2013 में पूछ चुका है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम अधिगम में मुख्य अंतर बताइए। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सीटेट में पूछ लेता है और कई बार रिपीट भी किया कि भाषा अर्जन क्या होता है और भाषा अधिगम क्या होता है। और मैंने लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में आपको दोनों में डिफरेंस बताया भी है फ्रेंड्स। नहीं वीडियो देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर वीडियो है, आप उसको सुनिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। तो ए ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक के अभ्यासों का अभ्यास करने का। फिर बी ऑप्शन है स्वाभाविकता का। फिर सी ऑप्शन है भाषा के नियमों को स्मरण करने का। तो और जो डी ऑप्शन है फ्रेंड्स वो क्या है कि भाषा लेख के अभ्यास का। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भाषा यानी लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में जो मुख्य अंतर है, यानी भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में जो मुख्य अंतर है वो स्वाभाविकता का है। ठीक है फ्रेंड्स। आइए इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं फ्रेंड्स कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर स्वाभाविकता का है। भाषा अर्जन स्वाभाषिक रूप से होती है, यानी जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है फ्रेंड, वह स्वाभाषिक रूप से हो जाता है, यानी कि वो अपने आप एक्वायर कर लेता है बच्चा उसको। लैंग्वेज जो अर्जित की जाती है, जो लैंग्वेज यानी कि लैंग्वेज जो एक्वायर बच्चा करता है वो अपने आप कर लेता है एनवायरनमेंट से। उसको हमको मतलब कि उसको सिखाना नहीं पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये यही वही चीज़ यहाँ बोल रहा है कि जो भाषा अर्जन है जिसे हम इंग्लिश में लैंग्वेज एक्वायर बोलते हैं फ्रेंड्स, उससे स्वाभाषिक रूप से होती है, यानी कि वो अपने आप हो जाता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। जबकि भाषा अधिगम जो लैंग्वेज लर्निंग है फ्रेंड्स, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है उसके यानी कि अगर हम किसी भाषा को सीखते हैं या भाषा को जो अधिगम करते हैं यानी भाषा जो लर्न करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम, उसके लिए प्रयास करते हैं, उसके रूल्स को सीखते हैं, उसके नियम को सीखते हैं, उसके व्याकरण को सीखते हैं, उसके तब उस चीज को हम मान लीजिए अब कोई
हिंदी लैंग्वेज का बच्चा है और उसको इंग्लिश लैंग्वेज बोलना है, तो वो क्या करेगा? वो लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज के रूल्स और व्याकरण पर फोकस करके तब स्टेप बाय स्टेप करके तब उस चीज को बोलने का वो प्रयास करेगा कि हमको इंग्लिश इस तरह बोलनी है, इस तरह से रूल्स को फॉलो करेंगे तब मैं लैंग्वेज को बोल पाऊंगा। मतलब तब वो सीखता है उस चीज को, यानी उस चीज को सीखता है, यानी उसके लिए वो क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है, कहने का मतलब है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही चीज है यहाँ पर समझाई गई है। ठीक है, और बाकी मैंने आपको डिफरेंट वहां पर बताया है फ्रेंड्स, उसको जरूर देख लीजिए। किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा? तो फ्रेंड्स आइए फ्रेंड्स इसके चार ऑप्शंस देख लेते हैं कि किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा। तो ए ऑप्शन है एकल परिवार जहां माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। फिर बी ऑप्शन है संयुक्त परिवार जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। फिर सी ऑप्शन है आधुनिक तकनीक से लैस कक्षा जहां भाषा प्रयोगशाला का निरंतर प्रयोग होता है। फिर डी ऑप्शन है शिक्षा द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ए ऑप्शन है वो सबसे अच्छा ऑप्शन है। क्यों अच्छा ऑप्शन है? कि बच्चा जब एकल परिवार में रहेगा जहां माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसका जो भाषा विकास का अपेक्षाकृत बेहतर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इसको डिस्क्रिप्शन में या व्याख्या में भी देख लेते हैं कि ऐसे भाषा परिवेश में जहाँ एकल परिवार जहाँ माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स सी टेट का 2014 का जो क्वेश्चन आया था कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकें। फिर बी ऑप्शन भाषा में आकलन। फिर सी ऑप्शन से भाषाई परिवेश या भाषा का व्याकरण। तो भाषाई परिवेश सबसे अच्छा ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा। तो उसको देख लेते हैं व्याख्या सहित कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण है कि भाषाई परिवेश है, क्योंकि हर स्थान विशेष की भाषाएं अलग अलग होती है जिसके कारण भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं 27वां क्वेश्चन जो 2014 में पूछा गया है कि पहली कक्षा की नादिरा पढ़ते हुए बार बार अटकती है, ऐसे में आप क्या करेंगे? तो नादिरा को डांटेंगे। देखिए फ्रेंड्स, स्कोल्डिंग तो करना है नहीं है, डांटना फटकारना बच्चों को एकदम नहीं करना है हमें। ठीक है फ्रेंड्स, फिर बी ऑप्शन है उसे पढ़ने के लिए मना कर देंगे, उसे पढ़ने के लिए मना कर देंगे। अगर वो बार-बार गलती कर रही है तो आप एज़ अ टीचर अगर क्लास में अगर कोई स्टूडेंट है या मान लीजिए ये नादिरा ही बार-बार गलती कर रही है और आप उसके टीचर हो, तो क्या आप उसको मना कर दोगे कि बेटा बैठ जाओ नहीं पढ़ना है अब, आप क्योंकि बार-बार आप गलती कर रहे हैं? नहीं, उसको गलती करने देना है क्योंकि वो गलती करेगी तभी तो सीखेगी। ठीक है फ्रेंड्स? फिर सी ऑप्शंस उससे कहेंगे कि पहले पढ़ना सीख लो फिर कक्षा में पढ़ना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है हमें बच्चों को। फिर डी ऑप्शन है धैर्य से काम लेते हुए पढ़ना सीखने में उसकी मदद करेंगे। तो ये ऑप्शन सबसे अच्छा है फ्रेंड्स। एज़ अ टीचर आपको धैर्य से काम लेना है और उसको अपॉर्च्युनिटी देना है, उसको अवसर देना है कि नहीं, उसके उसकी लैंग्वेज सीखने में उसको आपको सहयोग करना है और पढ़ना सीखने में उसकी मदद करेंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स? अब आइए इसका व्याख्या देख लीजिए। यदि कक्षा में कोई छात्र पढ़ते हुए बार-बार अटकती है, तो अध्यापक को धैर्य से काम लेते हुए पढ़ना सीखने में उसकी छात्र की मदद करना चाहिए। जिससे छात्र जो है या स्टूडेंट जो है जो फ्रेंड्स वो शुद्ध रूप से पढ़ना सीख सके। विकल्प चौथा जो है वो एकदम सही है फ्रेंड्स। अब आइए फ्रेंड्स जो सीटेट 2016 में प्रश्न पूछा गया है उसका देख लेते हैं फ्रेंड्स कि हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं क्योंकि अरुचिकर प्रदर्शित करते हैं कि अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते। एक पहला ऑप्शन हो गया फ्रेंड। अब देख लेते हैं 3 ऑप्शन और बचे हैं, उसमें कौन-कौन क्या बोला गया है। उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है। उन्हें सी ऑप्शंस उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है।
डी ऑप्शंस उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नज़र नहीं आता। तो ए ऑप्शन सबसे अच्छा है फ्रेंड्स कि अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करता है, इसलिए हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको व्याख्या सहित भी देख लीजिए कि हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषा बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं क्योंकि अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि अध्यापक को चाहिए कि उनकी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार करें। देखिए फ्रेंड, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया कि बच्चे की गलतियों को हमको एक्सेप्ट करना है, उनको गलती करने देना है, क्योंकि वो गलती करेंगे तभी तो वो सीखेंगे। तो उनको मतलब स्वीकार करके उनको बच्चों को शुद्ध लिखकर पढ़ना बताना चाहिए, जिससे बच्चों में सुधार हो सके और भाषा के प्रति रुचि जागृत हो सके। ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि सीटेट का 2016 का फरवरी में जो प्रश्न आया था फ्रेंड्स, उसमें पढ़न 20वां क्वेश्चन में देख लेते हैं कि पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे बिना मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी बता सकें या चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें या सबसे पहले वर्णों की पहचान करना सीखें या 12 खड़ी अच्छी तरह से याद कर लें। तो याद तो कराना ही नहीं है फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन हमारा पहले ही कट गया। फिर सबसे पहले वर्णों की पहचान करना सीखें, ऐसा भी नहीं है फ्रेंड। फिर बिना मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी बता सकें, ऐसा कुछ नहीं करना है हमें फ्रेंड। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें। ठीक है। पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें। इससे बच्चों की चिंतन क्षमता का विकास होता है, साथ ही साथ आत्मविश्वास का भी निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स। 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, 2016 में आ चुका है फ्रेंड्स। साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों का लिखना तब सीखना चाहिए लिखना तब सीखना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। यह विचार पूरी तरह से क्या है, सही एवं स्वीकार्य है, या वैज्ञानिक है, या बाल स्वभाव स्वभाव के अनुकूल है, या अवैज्ञानिक है। तो ये अवैज्ञानिक है फ्रेंड। जो कि साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सीखना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए, ऐसा नहीं। यह विचार पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। ठीक है। व्याख्या भी देख लेते हैं। साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सीखना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। यह विचार पूर्णतः अवैज्ञानिक है। बच्चों को लिखना एवं वर्ण की पहचान साथ साथ ही कराना चाहिए। 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स कि प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है। तो अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती है? तो फ्रेंड देख लेते हैं कौन सी विधि अपनाती है। सूत्र विधि जी अपनाती है, कि आगमन विधि अपनाती है, कि निगमन विधि अपनाती है, कि प्रत्यक्ष विधि अपनाती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप पहले क्वेश्चंस पढ़िए, फिर उसके बाद आंसर करिए। यहाँ और यहाँ पर आपका ये आगमन और निगमन विधि में मैं आपको यहीं पर डिफाइन भी कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स। कि जो अध्यापिका है वो संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की क्या बताती है, परिभाषा, यानी कि वो रूल बताती है। ठीक है। यानी कि वो रूल बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण बताती है, समझाती है, यानी एग्जाम्पल देती है। फिर अध्यापिका व्याकरण की कौन सी विधि अपनाती है? तो जो रूल टू एग्जाम्पल किसमें चला जाता है फ्रेंड्स, निगमन विधि में। ठीक है। निगमन विधि में क्या होता है, रूल टू एग्जाम्पल होता है, और आगमन विधि में क्या होता है, एग्जाम्पल टू रूल चला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और प्रत्यक्ष विधि होती है जिसे हम डायरेक्ट मेथड मेथड कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेथड में मैंने आपको बताया है, वहां पर आप जाके देख लीजिए, तो आपको समझ में सब आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ में लिमिटेड टाइम है फ्रेंड्स, और हमारे पास समय कम है, तो मैं ज़्यादा टू द पॉइंट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आंसर को बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चल रहा हूँ कि वो आंसर क्यों है। तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और बाकी आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइए और सारी वीडियो पढ़िए, आप उसको एक एक बार सुन लीजिए, या आपको जितना समय मिल सकता है आप उतनी बार सुन लीजिए। नियम से उदाहरण की ओर या सामान्य से विषय विशेष की ओर चलना निगमन विधि, एवं उदाहरण से नियम की ओर या विशेष से सामान्य की ओर चलना आगमन विधि कहलाता है। देख लीजिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कभी कभी ये भी पूछ लेता है फ्रेंड, प्रश्न घुमा के पूछ लेता है कि नियम से उदाहरण की ओर
ये इस तरह का पूछ लेगा, चलने पर कौन सा विधि होती है, तो आपने बता दिया निगमन विधि। या ये पूछ लेगा सीटेट की सामान्य से विशेष की ओर चलना, तो कौन सी विधि है, तो निगमन विधि में ये भी आता है फ्रेंड्स। एवं उदाहरण से नियम की ओर, ये तो आपको पता ही दिया हूँ मैंने अभी कि उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि में आता है। या ऐसे भी पूछ लेता है कि विशेष विशेष से सामान्य की ओर चलना कौन सी विधि में आता है, तो आगमन विधि कहलाता है। तो देखा फ्रेंड्स, आपका लैंग्वेज अगर मान लो सीटेट ये उठा के दे दिया, मान लीजिए नियम टू एग्जाम्पल, रूल टू एग्जाम्पल नहीं बोला या नहीं पेपर में लिख के दिया, तो मान लीजिए ये लिख दिया कि सामान्य से विशेष की ओर चलने पर कौन सी विधि का प्रयोग किया गया है, तो निगमन विधि। आप जब यहाँ जाने रहेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि हाँ सामान्य से विशेष की ओर चलने पर निगमन विधि होती है, तभी तो आप वहाँ क्लिक कर पाओगे। ये एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन सॉल्व करने में यही फायदा है फ्रेंड्स। ये आपका एक तो पहली बात तो आपने जितना पढ़ा है वो यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज हो जाता है और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चला जाता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये यहाँ पर विशेष से समान की ओर चलना आगमन विधि कहलाता है। प्रश्न में अध्यापिका पहले संज्ञा की परिभाषा और बाद में उदाहरण बताती है तो यह निगमन विधि की ओर संकेत करता है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है। 2016 में सितंबर में पूछा है सीटेट ने कि भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है इसमें। तो ये देखना है कि कौन सा कथन सही है। या विद्यालय में ही होता है या परिवार में ही होता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाषा अर्जन आप खाली विद्यालय में ही सीखते हो। ऐसा ये भी जरूरी नहीं कि आप परिवार में ही सीखते हो खाली भाषा। आप परिवार से थोड़ा-सा बाहर के लोग से भी इंटरैक्ट करते हो, समाज में भी जाते हो, वहाँ भी सीखता है बच्चा। तब खेलकूद में जाता है बाहर, तो वहाँ वहाँ क्या नहीं सीखता बच्चा भाषा? तो वहाँ से भी आदमी वो जो बच्चा है वो एक्वायर करता है हर चीज़ को। तो य फिर यह कठिन होता है, ऐसा भी नहीं है। तो सबसे जो कथन सही है फ्रेंड्स वो ये है कि यह सहज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि भाषा अर्जन सहज होता है जब किसी भाषा को बिना किसी व्यवस्थित शिक्षण प्रणाली के सहज रूप से सीखा जाता है, वह भाषा अर्जन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुभावी कक्षा से तात्पर्य है, देखिए फ्रेंड्स ये 2016 में पूछ चुका है ये कि बहुभावी कक्षा से तात्पर्य है कि जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, तो वो बहुभावी कक्षा से तात्पर्य ये चार ऑप्शंस देख लें फ्रेंड। तो पहला देख लिए हैं, जहाँ बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है या जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका दो या दो से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हो, जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हो। तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, तो जो ए ऑप्शन है फ्रेंड्स कि जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, वो बहुभावी कक्षा से तात्पर्य है उसका। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं फ्रेंड कि बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य कि जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो। प्रश्नोत्तर परिस्थिति बहुभाषी कक्षा भाषाई आधार पर समावेशी शिक्षा को इंगित करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिए गए विकल्पों में से जो ए है वो सबसे सशक्त व मौलिक बहुभाषिक परिवेश उपलब्ध कराता है। अब आइए फ्रेंड्स 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा कि जो 2016 में पूछा गया है। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? तो उस बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे या उसे डांटेंगे कि अब वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ डांटना तो है ही नहीं, बिल्कुल मैंने पहले ही बता दिया कि स्कोल्डिंग करना है ही नहीं है बच्चों को। ठीक है, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, ये भी नहीं कहेंगे, ऐसा भी नहीं करने के लिए कहेंगे। फिर उससे बिल्कुल उसे जो है उसकी जो भाषा है उसको बिल्कुल अनदेखा करके पढ़ाते रहेंगे, ऐसा भी नहीं करना है। हमें उसके लैंग्वेज की, उसकी मातृभाषा को अनदेखा करना है नहीं है। हमें उसकी मातृभाषा को रिस्पेक्ट देना है, सम्मान करना है। ये चीज आपने पहले ही ऊपर के क्वेश्चंस में देख चुका है फ्रेंड्स। तो अब डी ऑप्शन से देख लेते हैं फ्रेंड्स कि क्या कह रहा है कि उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये ऑप्शन सबसे अच्छा है फ्रेंड्स कि हम उसकी मातृभाषा को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी कक्षा में
पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है। मातृभाषा से मतलब है कि फ्रेंड वो मतलब कि अपने नेटिव लैंग्वेज में बात कर रहा है, अपना जो क्षेत्रीय लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, वो उसमें बात कर रहा है, तो उसको हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे। तो हम इसे भाषाई विकास के समृद्ध उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? अब देख लेते हैं, बच्चा का अपना लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए ज़रूरी है कि उनकी वर्तनी की शुद्धता को सहारा जाए। यहाँ पर क्या क्वेश्चंस कह रहा है, बच्चों का अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए जरूरी है कि उनकी वर्तनी की शुद्धता को सहारा जाए, मतलब कि उनको मतलब कि प्रेज किया जाए। ठीक है फ्रेंड? फिर उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए। एक ऑप्शन ये भी अच्छा लग रहा है फ्रेंड। अब सी ऑप्शन देख लेते हैं, उनके लिखने की गति पर ध्यान दिलाया जाए। फिर डी ऑप्शंस कह रहा है उनके अक्षरों की बनावट की प्रशंसा की जाए। तो यहाँ पर सबसे अच्छा है इन चारों में से ऑप्शंस कि जो हम उनके द्वारा लिखी गई जो बात है उसका सम्मान किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स? कि बच्चों का अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए जरूरी है कि उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए। ऐसा करने से उनमें लेखन के प्रति रुचि भी बढ़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स? अब देख लेते हैं फ्रेंड, 2014 में ये पूछ चुका है सीटेट में कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकते हैं या सकती हैं। तो आपका ऑप्शंस पहला है कि टीवी पर देखे जाने वाले 15 मिनट के कार्टून कार्यक्रम। फिर बी ऑप्शन है गृह कार्य पर व्यय किए जाने वाले 30 मिनट। फिर एफएम पर 15 मिनट सुनने वाले समाचार। फिर परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकते हैं या सकती है परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत। ठीक है फ्रेंड्स? आइए इसको व्याख्या भी करके देख लेते हैं कि परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकते हैं, क्योंकि यदि परिवार में मानक भाषा का प्रयोग हो रहा है तो कहीं ना कहीं बच्चों के भाषा पर उसका प्रभाव पड़ता है। और वैसे भी कहा गया है कि प्रथम पाठशाला कौन होता है? हमारा परिवार ही होता है। ठीक है? भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन उचित नहीं है। तो देख लेते हैं, सभी भाषा में सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता जो होती है वो, ए ऑप्शन कह रहा है सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। बी ऑप्शंस कह रहा है भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर नियम का आ गया, लेकिन अभी दो ऑप्शंस और बचे हैं, उसको भी देख लेते हैं, तब हम आते हैं अपने पॉइंट पे कि भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। तो ये जाहिर सी बात है कि भाषा को अगर हमें जो भाषा अर्जन को हमें सहज बनाना होगा तो हमें समृद्धि समृद्ध भाषिक परिवेश बच्चे को देना ही होगा। फिर क्या है कि बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? अगर बच्चा क्या विद्यालय नहीं जाता जब छोटा होता है, जब वो हमारे परिवार में रहता है या हमारे पास या अपने माता-पिता के पास रहता है, तो क्या वो भाषा नहीं सीखता है? तो ये भी ऑप्शन सही है फ्रेंड। फिर सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है, ये भी बात सही है। चॉम्स्की ने भी कहा है कि बच्चा जन्मजात भाषा सीखता है। फिर बी क्या कह रहा है कि भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को रूल सिखाते हैं तभी वो बच्चा भाषा को बोलता है, ऐसा नहीं है। बच्चा भाषा को एक्वायर करके, अर्जित करके वो अपने आप बोलने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स? फिर भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाएँ, यह कथन भाषा अर्जन के लिए उचित नहीं है, क्योंकि भाषा अर्जन बिना नियम के माध्यम से भी किया जा सकता है, जैसे मित्रों से, परिवार से, विद्यालय से, पड़ोसी से आदि। फिर 38 क्वेश्चंस देख लेते हैं फ्रेंड। 2016 में पूछा गया है कि पूरी पाठ्यचर्या में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो क्या नहीं अनदेखा किया जा सकता है फ्रेंड्स? कि हमारा जो है
ज्ञान निर्माण, व्याकरण निर्माण या आकलन निर्माण या मूल्य निर्माण। तो ज्ञान निर्माण को हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। अब इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं कि पूरी पाठ्यचर्या में ज्ञान निर्माण में भाषा की जो भूमिका को हम अनदेखा नहीं किया जा सकता। भाषा किसी भी विषय को सीखने में माध्यम का कार्य करती है और माध्यम के अभाव में ज्ञान का निर्माण संभव नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। और लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग पे हमने ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है फ्रेंड्स, की जो अक्सर सीटेट में पूछता है और आपने देखा भी है यहाँ पर, खुद मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि सीटेट में ये इस ईयर में आ चुका, इस ईयर में आ चुका, इस ईयर में आ चुका। तो फ्रेंड्स मैंने सारे जो सीटेट में इससे रिलेटेड लैंग्वेज लर्निंग से और लैंग्वेज एक्विजिशन से जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने उसको उठा के आपको यहाँ पर मैंने कराया है फ्रेंड। तो आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए मैं नहीं बोलूंगा फ्रेंड्स, वो आप डिसाइड करेंगे। अगर आपको पसंद आई हो क्लास और मेरा समझाने का तरीका अगर पसंद आ रहा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।